यस मैम। ओके जी, तो लास्ट क्लास में हमने कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी की थी, कौन से फिलॉसफर की? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। आज जो हम एजुकेशनल फिलॉसफी करेंगे वो हम जॉन डेवी की करने वाले हैं। तो जॉन डेवी ने एजुकेशन के बारे में जो अपनी फिलॉसफी दी है, इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने आपके पास। तो ये जो है वो हमारे पास जॉन डेवी है। जॉन डेवी के बारे में पहले तो हम इनका थोड़ा सा जो लाइफ स्केच है, इंट्रोडक्शन है, ये देखेंगे। इन्होंने जो कोटेशन दी थी ये सबसे पहले इनकी आती है। जॉन डेवी ने क्या बोला था एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, यह जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। ये इनकी कोटेशन थी। तो कई बार ये कोटेशनें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये पेपर में आ जाती हैं, और जॉन डेवी की जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है ये कोटेशन। क्या कोटेशन दी है इन्होंने? एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन therefore is process of living and not a preparation for future living। शिक्षा जीवन के लिए नहीं है, जीवन की तैयारी के लिए नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि शिक्षा जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, ना कि भविष्य में जीवन जीने की तैयारी। उसके बाद जॉन डेवी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि he was born on 20th October 1859 in Burlington, Vermont। He was married twice and had 6 children। इनका जन्म जो था वो 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन में हुआ था और बर्लिंगटन वर्मोंट में हुआ था। 2 बार इनकी शादी हुई थी और 6 इनके बच्चे थे। He graduated from the University of Vermont in 1879। He studied philosophy independently and entered the graduate program in philosophy at Johns Hopkins University to receive his PhD। ग्रेजुएटेड जो थे, ग्रेजुएशन जो थी इनकी 1879 में बर्मोंट जो यूनिवर्सिटी थी वहां से हुई थी, और इन्होंने फिलॉसफी की जो दर्शन शास्त्र जो है, फिलॉसफी जो है इसका इंडिपेंडेंटली इसकी स्टडी की थी। और इनकी जो पीएचडी है, अपनी पीएचडी इन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में अपना ये जो पीएचडी का अध्ययन था, स्टडी थी, वो की थी, प्राप्त की थी। He had a faculty position from 1884 to 1894 at the University of Michigan। फैकल्टी के रूप में भी इन्होंने काम किया था 1884 से 94 तक मिशिगन यूनिवर्सिटी में। He joined the University of Chicago in 1894 where he immersed his pragmatism philosophy, pragmatic philosophy। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1894 में शिकागो यूनिवर्सिटी में ये शामिल हुए, इमर्स्ड हुए, और इन्होंने अपने जो इनका प्रैग्मेटिक फिलॉसफी थी, जो व्यवहारिक दर्शन शास्त्र था, इसको इन्होंने जो था वो राइज किया, इमर्स्ड किया था, राइज किया, उदय किया यहाँ से। तो मतलब इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी रहती है वो कौन सी है? प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिक फिलॉसफी। जिस तरह से हमने
रविंद्रनाथ टैगोर की पढ़ी थी, नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्टिक। तो प्रैग्मेटिज्म जो है, ये प्रैग्मेटिक जो है ये किसकी आती है, जोहान डेवी की। He was the most revolutionary American philosopher and educationist of the 20th century. 20वीं शताब्दी के ये बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी अमेरिकी फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट रहे हैं। His educational writing and thoughts gave a new direction to the education. इनके जो शैक्षिक एजुकेशनल राइटिंग थी और इनके जो थॉट्स थे, एजुकेशनल थॉट्स, उन्होंने एजुकेशन को एक न्यू डायरेक्शन दी है, एक नई दिशा जो है प्रदान की है। He has huge impact and immense contribution in the field of education, humanism, politics, aesthetics and logic. किन किन क्षेत्रों में जो है वो इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ा है, इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है इनका एजुकेशन की किस किस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में तो रहा ही रहा है, इसके अलावा जो है वो ह्यूमनिज्म, पॉलिटिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक में भी इनका बहुत योगदान रहा है। कुछ बुक्स थी जो कि जोहान डेवी के द्वारा लिखी गई थी, और ये बुक्स जो है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, ये बुक जो है वो कौन से फिलोसफर ने या साइकोलॉजिस्ट ने लिखी थी। तो ये बुक्स लिखी हैं इन्होंने, माई पेडागॉगी क्रीड 1857 में, द स्कूल एंड सोसाइटी 1900, द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902, हाउ वी थिंक 1910 में, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में, ए कॉमन फेथ 1934, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938। तो ये जो है 7 बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हैं जो कि जोहान डेवी के द्वारा लिखी गई थी। अगेन रिपीट करती हूँ, माई पेडागॉगिक क्रीड, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ए कॉमन फेथ, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये बुक्स जो थी वो इम्पोर्टेंट बुक्स जोहान डेवी के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद जोहान डेवी ने जो है वो एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन है सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक दक्षता, बच्चा जो है उसमें सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए, अपने समाज में एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक उसका वातावरण जो है उसके साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है, ये उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये जो है वो मुख्य उद्देश्य होगा शिक्षा का। एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है, जो कि पहले भी इनके विचारों में हमने पढ़ा। प्रमोशन फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनके अनुसार एम ऑफ एजुकेशन क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक अनुभव, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज एक्सपीरियंस, शिक्षा क्या है, अनुभव है। ट्रेनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समस्याओं का समाधान, उसके लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना। एजुकेशन शुड कंबाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, शिक्षा को जो है वो सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होनी चाहिए शिक्षा जो है। तो उसके बाद फिर करिकुलम के बारे में बताया था जोहान डेवी ने, करिकुलम कैसा होना चाहिए। इस करिकुलम थ्योरी, वैसे तो इन्होंने जो है वो इंटीग्रेटेड थ्योरी बताई है करिकुलम के लिए। His curriculum theory was based on psychological, anthropological and social philosophical perspectives that treat the child as an organism and this organism is searching for stimuli in order to grow. इनके अनुसार जो करिकुलम है, करिकुलम जो थ्योरी है वो किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी में क्या है, हम इंडिविजुअल की बिहेव, मेंटल प्रोसेस, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, तो साइकोलॉजिकल होना चाहिए करिकुलम जो है।
एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मैनकाइंड, जिसमें हम जो है वो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं, मानव शास्त्र के ऊपर होना चाहिए। और सामाजिक दर्शन जो है इसके ऊपर वो आधारित होना चाहिए। करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो कि बच्चे को एक जीव के रूप में मानता हो। ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट, व्यवहारवादी थे ये जोहन डीवी, एंड बिलीव्ड इन एक्सपेरिमेंटल हैंड्स ऑन लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। किस तरह की एजुकेशन के ऊपर, किस तरह के करिकुलम के ऊपर इन्होंने जो था वो एम्फेसाइज्ड किया था, जो कि एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोग करके सीखे। एक्सपेरिमेंटल हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रायोगिक तौर पर प्रयोगों से सीखने में ज्यादा ये बल देते थे, बिलीव करते थे। Dave advocated for an educational structure that makes a balance between the child and the curriculum. That is to say, delivering knowledge while also taking into account the interests and experiences of the students. जोहन डीवी ने एक ऐसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर की एडवोकेटेड किया, ऐसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बात की, वकालत की, दैट मेक्स ए बैलेंस, जो क्या बनाता है, एक बैलेंस बनाए, एक संतुलन बनाए, किस किस के बीच में, बिटवीन द चाइल्ड एंड द करिकुलम, बच्चे के बीच में, बच्चे और पाठ्यक्रम के बीच में, चाइल्ड और करिकुलम के बीच में एक बैलेंस को जो है वो कंटेन करे, बैलेंस को बनाए। इस तरह के उन्होंने जो करिकुलम है उस और दैट इज टू से डिलीवरिंग नॉलेज, ज्ञान देने के साथ साथ जो है जो टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे के अनुभव जो है, एक्सपीरियंसेस हैं और इंटरेस्ट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए। इस तरह का करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए। He also rejected curriculum centered view of education rather than student centered education. उन्होंने स्टूडेंट्स के बजाय, छात्र के बजाय शिक्षा के पाठ्यक्रम केंद्रित दृष्टिकोण को भी रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने क्या बोला कि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स सेंटर्ड एजुकेशन के बजाय जो है वो करिकुलम सेंटर्ड व्यू होना चाहिए एजुकेशन में। इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ही वॉज इन फेवर ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिव करिकुलम इंस्टेड ऑफ डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट मैटर सेगमेंट। वो इस चीज के फेवर में थे कि जो एक्टिव करिकुलम है वो विषयों में विभाजित नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एक्टिव करिकुलम, इंटीग्रेटेड होना चाहिए मतलब उसमें जो है वो अंतर संबंध होना चाहिए, एक टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, मतलब वो इस तरह के वो फेवर में नहीं थे। किस फेवर में थे वो कि इंटीग्रेटेड, एक ही होना चाहिए एक्टिव करिकुलम। शुड बी फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल, करिकुलम कैसा होना चाहिए जो बच्चे की इंटरेस्ट के अनुसार जिसको जो है वो चेंज भी किया जा सके, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जब मर्जी चाहे उसमें जो है वो परिवर्तन मतलब किए जा सके। करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ, सोशल एक्टिविटीज एंड इश्यूज, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक गतिविधियां हैं और सामाजिक इश्यूज हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनको भी उसमें रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए। उस टाइम के जो सामाजिक सोशल इश्यूज हैं या सामाजिक जो एक्टिविटीज हैं, सोशल लाइफ पे भी मतलब करिकुलम होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने टीचर्स का रोल बताया था कि एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होना चाहिए। तो एक तो मेन इन्होंने टीचर को क्या माना, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो सभी की एजुकेशन फिलॉसफी में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी की फिलॉसफी, किसी पर्टिकुलर फिलॉसफर की फिलॉसफी पूछी है तो उसमें तो फैसिलिटेट ही आएगा। अगर ऐसे ही टीचर को के बारे में पूछा जाए कि एक अध्यापक कैसा होना चाहिए, तो उसमें भी हम फैसिलिटेटर वर्ड ही यूज करेंगे। तो उन्होंने माना कि एक अध्यापक जो है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुविधाजनक, सुविधा प्रदाता जो है
फैसिलिटेटर के रूप में उसको काम करना चाहिए। एंड गाइड द स्टूडेंट्स इन राइट डायरेक्शन, और वो स्टूडेंट्स को एक सही दिशा में गाइड करने वाला होना चाहिए। द टीचर शुड बिकम कंपेनियन इन द लर्निंग प्रोसेस, और जो लर्निंग प्रोसेस रहता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें कि लर्नर सीख रहा है और टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, तो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो है वो कंपेनियन होना चाहिए, उसको एक साथी बनना चाहिए सीखने की प्रक्रिया में। who leads student to independently discover meaning within the subject area, जो कि एक स्टूडेंट को उसका जो सब्जेक्ट एरिया है, उसका जो विषय क्षेत्र है, उसके बारे में इंडिपेंडेंटली जो है वो डिस्कवर, एक स्वतंत्र रूप से उसके अर्थ को खोजने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, या हाँ प्रेरित करे। द टीचर शुड नोटिस एंड ऑब्जर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शंस they naturally take and then help them to develop problem solving skill। टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर को जो है वो स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट्स हैं, उनकी रुचियां हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको नोटिस किया जाना चाहिए, और प्राकृतिक तरीके से जो है, स्वाभाविक तरीके से जो है निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर एंड द पास्ट नॉलेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू एनहांस द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए एक टीचर को? एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है, शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है, यहाँ पे हम लर्नर का मतलब जो है वो स्टूडेंट से भी ले सकते हैं, तो उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वातावरण है उसको, एंड पास्ट नॉलेज, जो उसको पहले से ज्ञान है उस चीज के बारे में, उसको क्या करना चाहिए? शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो एनहांस करना है, उस प्रक्रिया को बढ़ाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया को। तो लर्नर के या स्टूडेंट्स के जो एनवायरनमेंट है और जो लास्ट नॉलेज है, पास्ट नॉलेज है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। He was in favor of interdisciplinary approach of learning involving multiple subject and point of view। किस चीज के फेवर में थे ये? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब कि जो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो करिकुलम है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब जो दो या दो से ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेटेड कर देना, इस तरह से इस चीज के वो फेवर में थे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं और इस चीज के फेवर में थे। अप्रोच टू लर्निंग इन्वॉल्विंग मल्टीपल, इन्वॉल्व कर देना उनको, मतलब टीचर शुड अंडरस्टैंड दैट वन साइज फिट फॉर ऑल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी स्टूडेंट्स। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? टीचर शुड अंडरस्टैंड, टीचर को ये चीज समझनी चाहिए कि वन साइज फिट फॉर ऑल, एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, यह सभी छात्रों पर या सभी विद्यार्थियों पर लागू नहीं होता है ऑन एवरी स्टूडेंट्स। ये जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए एक टीचर को। so that the learning processes should be planned considering the aptitude, learners former experience and the present experience। जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें किस क्या क्या चीजें कंसिडर्स होनी चाहिए? लर्नर्स की जो एप्टीट्यूड है, एक्सपीरियंसेस हैं, विद्यार्थियों की योग्यताएं हैं, उनके पहले के अनुभव हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर्मर एक्सपीरियंसेस हैं, और उनके जो प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं,
उनको ध्यान में रख करके जो है वो ये योजना जो है वो बनाई जानी चाहिए। तो ये टीचर्स का रोल था अकॉर्डिंग टू जोहन डेवी। और इसके बाद इन्होंने मेथड्स ऑफ टीचिंग भी बताए हैं कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए। तो डेवी सेड दैट द टीचर शुड फैसिलिटेट द स्टूडेंट एक्टिविटी एज मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन। जोहन डेवी ने क्या कहा कि जो टीचर है, टीचर शुड फैसिलिटेट, शिक्षक को शिक्षा मंत्रालय के रूप में स्टूडेंट्स एक्टिविटी को सुविधाजनक बनाना चाहिए। किसकी तरह? मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इन्होंने और क्या मेथड्स बताए थे टीचिंग के? स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके अपनाया जाना चाहिए। विद्यार्थी की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके क्या एप्टीट्यूड हैं, क्या नीड हैं, क्या इंटरेस्ट्स हैं, उनको ध्यान में रख करके, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, ये भी इन्होंने जो था अपने फिलॉसफी में बताया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप वर्क और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये मेथड जो थे वो इन्होंने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी में बताए। टीचिंग मेथड, करिकुलम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारे पास जोहन डीवी की जो थी वो एजुकेशनल फिलॉसफी आती है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है। तो ये जो फिलॉसफीज थी, जो हमारे पास मेन और इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे, इनकी फिलॉसफीज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट लीड करेंगे आगे जो हमारा सिलेबस रहेगा। इसमें हम नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन जो बनी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जैसे 1986 है हमारे पास, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 है। तो ये दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं ये इम्पोर्टेंट रहती हैं। इनके बारे में फिर फर्दर क्लासेस में करेंगे। आगे जो हमारा सिलेबस रहेगा, एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये एनसीएफ हम 2005 का करते हैं। इसमें आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009। तो ये काफी इम्पोर्टेंट जो है वो आगे टॉपिक रहते हैं। एसएसए है, इसके बारे में सर्व शिक्षा अभियान, ये अभी हमने अपने नेक्स्ट जो है वो क्लासेस में डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा जो है वो फर्दर हमारी जो क्लास टॉपिक सब्जेक्ट टॉपिक रहेंगे। आरएमएसए है। और इसके बाद जो है मेन हमारे पास रहता है, जैसे एक पर्सनैलिटी का टॉपिक बचा है अभी। इंटेलिजेंस तो मैंने आपको करवा दिया था और इंटेलिजेंस हो गया था, पर्सनैलिटी बचता है हमारे पास। और एक मोटिवेशन, मोटिवेशन का भी एक टॉपिक बचता है। उसके बाद एडोलेसेंस पीरियड, लेटर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इन्फेंसी, ये तो शायद हमने कर लिए थे डिस्कस। और लर्निंग थ्योरीज जो थी ये भी हमारी हो गई हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग है। और एक टॉपिक हमारे पास अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी बचता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी करना है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हमारे हो गए हैं। मॉरल डेवलपमेंट, साइको सोशल, साइको सेक्सुअल, सोशियो कल्चर, ये हम अपने क्लासेस में पहले कर चुके हैं। और एक इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारे पास। तो इसको हम अभी थोड़ा सा जितना हो पाएगा उतना हम कर लेंगे, शायद खत्म तो नहीं होगा ये अभी। तो इसको डिस्कस करते हैं।
तो ये आता है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नाम से ही पता लग रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जिसमें एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंस उसमें पाया जाता है, दूसरे बच्चे से डिफर होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटर एबिलिटी, अचीवमेंट, उसके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, सेल्फ कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस, मॉरल डेवलपमेंट, इन सभी में क्या है? डिफरेंस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो मेन किन किन एस्पेक्ट्स पे इंडिविजुअल डिफरेंस है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटर एबिलिटी, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स, सेल्फ कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस और मॉरल डेवलपमेंट। इनके आधार पर एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि एक व्यक्ति में अगर विशिष्ट योग्यताएं, गुण होंगे तो वो दूसरे में नहीं होंगे। दो बच्चों का, दो व्यक्तियों का, दो स्टूडेंट्स का, शिक्षार्थियों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग रहता है। व्यक्ति की जो रुचियां हैं, उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक, मेंटल, जो भी है हमने जो पीछे पढ़ा, ये क्या है? रहता है, दूसरे से अलग रहता है। तो ये जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। और उसके बाद है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर प्रेजेंट अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। ये तो डोमेन्स तो हमने कर लिए। और ये जो है वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट से मेनली इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ बच्चों की हेरिडिटी में जो डिफरेंस पाए जाते हैं, जीन्स जो बच्चे में आते हैं वो दूसरे बच्चे से अलग होंगे। तो इस तरह से ये एक मेन एस्पेक्ट है, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, जिसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा जो है वो उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके बेस पे भी हो सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बेस पे हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें सबसे पहले पर्सनैलिटी डिफरेंस आता है। पर्सनैलिटी डिफरेंस मतलब एक बच्चे का व्यक्तित्व जो है वो दूसरे के बिल्कुल डिफर हो सकता है। तो व्यक्तित्व, उसके जो विचार हैं, भावनाएं हैं, जो बिहेव है वो दूसरे से अलग होगा। लोग जो हैं वो अपने अलग अलग लक्षण जो है प्रदर्शित करते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होगा पर्सनैलिटी में, एक्सट्रोवर्ट्स होगा। अब ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हम डिटेल में जो है वो पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में करेंगे। और इसमें जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करता है, कैसे चैलेंजेस को फेस करता है, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस हैं, उनसे कैसे निपटता है, कैसे उनको मैनेज करता है। तो ये सब चीजें जो है वो अलग अलग रहती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कॉग्निटिव जो डिफरेंसेस हैं उसमें भी यही आता है। कॉग्निटिव में मेंटल प्रोसेस आता है, उसमें जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं बच्चे की, सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो दूसरे से अलग होगी एनालिसिस करने की। तो ये कॉग्निटिव में आ जाता है। इमोशनल डिफरेंसेस, कुछ बच्चे इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, कुछ स्टेबल नहीं हो सकते। भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उनकी, अपनी भावनाओं को समझना, ये चीज जो है वो इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उसके बाद सोशल डिफरेंसेस हैं। सोशल डिफरेंसेस में मतलब समाज में जो बच्चे का सामाजिक व्यवहार है, इंटरेक्शन है, उसमें भी विभिन्नता होती है, उसमें भी एक बच्चा दूसरे की तरह नहीं होता है। उसके बाद फिजिकल डिफरेंसेस में इसमें तो होती है, जैसे हाइट है, बच्चे का वेट है, तो जो भी उसकी फिजिकल एबिलिटीज हैं, फिजिकल अपीयरेंस है, वो एक से दूसरे में अलग हो सकती है। तो इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसेस, जैसे पीछे हमने देखा कौन कौन से तत्व जो हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो एक तो जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं इसमें मेन जो फैक्टर है ये है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, अनुवांशिक पर्यावरणीय जो है स्थितियां,
इनके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंडिविजुअल जो है उसको अपने पेरेंट्स से जो जीन मिले होते हैं विरासत में, उनके कारण वो जो है उसके शारीरिक लक्षण, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ये पर्सनैलिटी है, ये प्रभावित होती है। तो इस वजह से भी वो दूसरे से अलग हो सकता है। एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग, जो उसका वातावरण है, व्यक्ति का पालन पोषण है, वो भी उसके लाइफ में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, तो ये भी शैक्षिक शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज, अवसर हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं वो किसी व्यक्ति के मूल्यों और विश्वासों और व्यवहार को आकार दे सकते हैं। उसका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर। उसको उसके चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है उसको पॉजिटिव जो है वो अनुभव या पॉजिटिविटी कितनी मिली है, ये भी उसकी लाइफ को एक शेप। एजुकेशन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये भी व्यक्ति को आगे बढ़ने या उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, साथियों का जो प्रभाव रहता है, उसके फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप हैं, इन सभी से भी जो है साथियों का जो दबाव है, निर्णय लेने, उसकी लाइफ स्टाइल, डेली लाइफ की जो चॉइसेस हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं। पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये सारी चीजें जो है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन एंड गोल ओरिएंटेशन, ये एक व्यक्ति की जो लाइफ, उसकी लाइफ का जो लेवल है जीवन में, वो लाइफ में कितना आगे बढ़ेगा, कितनी उसमें एबिलिटीज या कितनी उसमें अचीवमेंट्स रहेंगी, इन सारी चीजों को ये जो फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद टाइप्स एंड रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, रीजन क्या रह सकते हैं, टाइप्स क्या क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, तो इसमें एक इंटर इंडिविजुअल है और एक इंट्रा इंडिविजुअल है। इंटर इंडिविजुअल मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो हम पढ़ रहे हैं पीछे, जैसे एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अलग है, ये जो है वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता या डिफरेंसेस। उसके बाद इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं जब एक ही व्यक्ति के अंदर, जब अलग अलग टाइम में, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में जो डिफरेंस होते हैं, वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति में उसके फिजिकल, मेंटली, इमोशनली या सोशली जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है, वो इंट्रा है। और इंटर है जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस पाए जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशंस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वो क्या है। एजुकेशनल इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने तो एजुकेशन के वे से ही इसको पढ़ना है, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं किसी भी चीज की, जो हमने पीछे भी पढ़ी। तो इसमें चिल्ड्रन हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, इसमें मतलब क्या है, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इन द क्लासरूम। क्लासरूम में या कक्षा में एक आकार सभी के लिए उपयुक्त, ये दृष्टिकोण नहीं है कि मतलब एक ही सारे बच्चे जो हैं वो एक ही तरह के होंगे। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है वो क्लासरूम में नहीं है। और चिल्ड्रन हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, प्रत्येक बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सर्कमस्टांसिस से होता है।
ऑल मे नॉट हैव असेस द सेम रिसोर्स एंड सपोर्ट, सभी को जो है वो एक समान रिसोर्सेज और सपोर्ट नहीं मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऑल मे नॉट बी एबल टू फॉलो स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज्ड रिजिड सिलेबस, सभी बच्चे जो है वो एक रिजिड सिलेबस जो है उसका जो है वो इसको फॉलो नहीं कर सकते, इसका पालन नहीं कर सकते। ऑल मे नॉट बी असेस्ड यूजिंग द सम मैथोडोलॉजीज, जो मेथड्स हैं टीचिंग के सभी जो है वो उनको असेस नहीं कर सकते। चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, सभी बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन में फील डिमोटिवेटेड ड्यू टू एक्सपेक्टेशन मिसमैच, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनमें मिसमैच होने के कारण जो है वो बच्चा जो है वो डिमोटिवेट हो सकता है। चिल्ड्रन एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द आईक्यू स्केल्स, जो आईक्यू है, आईक्यू स्केल जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं इंटेलिजेंस टॉपिक में, तो उसके आधार पर जो है वो बच्चे खुद को क्या असहाय भी महसूस कर सकते हैं। तो इक्वलिटी इन एड्रेसिंग डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए इक्वलिटी और इक्विटी की जो क्या है, इक्वलिटी और इक्विटी मतभेदों को दूर करने में समानता और समता। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है कि ईच चाइल्ड इज गिवन द सेम रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज, हर एक बच्चे को एक समान रिसोर्सेज और एक समान अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, समान अवसर दिए जाने चाहिए। इक्वलिटी, इक्वलिटी ये मानती है कि हर बच्चे की जो परिस्थितियां हैं, सरकमस्टांसेस हैं, वो अलग अलग होती हैं और एक समान परिणाम या सेम रिजल्ट तक पहुंचने में मदद करने के लिए संसाधनों और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका आवंटन करती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इक्वली। उसके बाद टीचर्स का रोल बताया है कि टीचर्स को अपना क्या रोल प्ले करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस में। तो एक अध्यापक जो है उसको सेंसिटिव होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, उसको ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में उसको सेंसिटिव होना चाहिए, उसके बारे में संवेदनशील होना चाहिए एक टीचर। प्रॉपर नॉलेज ऑफ द पोटेंशियल एंड मैक्सिमाइज डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का जो है वो उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यूज अनऑब्ट्रूसिव एबिलिटीज बेस्ड ग्रुपिंग, अनऑब्ट्रूसिव जो एबिलिटीज बेस्ड ग्रुपिंग है, या ये एक तरह का जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन करने वाला बिना किसी सूचना के या बिना बताए जो है वो एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसका अध्ययन करता है, स्टडी करता है। मतलब एक नेचुरल वे में, एक प्राकृतिक जो वातावरण रहता है उसमें ऑब्जर्वेशन होती है। तो अनऑब्जेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसको जो क्या करना चाहिए, इसके आधार पर जो है वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। एडजस्टिंग द करिकुलम, करिकुलम को जो है वो फ्लेक्सिबल और डिफरेंशिएटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड्स एप्टीट्यूड, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। इंक्लूड कोर्सेज, कोर्स में जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, ये सभी जो है वो ऐड होने चाहिए। पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है वो और भी एक्टिविटीज होनी चाहिए। मतलब अडॉप्ट स्पेशल प्रोग्राम और मेथड, इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें स्पेशल विशेष प्रोग्राम और कुछ मेथड्स होते हैं उनको जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। यूज वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स टू सूट द डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स को यूज किया जाना चाहिए। इंटरवेंशन वेयर एवर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल नीड्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, जहाँ पे कोई विशेष प्रकार का बच्चा है, कोई विशेष आवश्यकता वाला या प्रतिभाशाली बच्चा है, जहाँ भी हो वहाँ पे टीचर को जो है वो इंटरवेंशन मतलब उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अपना हस्तक्षेप करना चाहिए।
तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे। इसमें मेन जो है यही रहता है कि एक टीचर का क्या रोल रहता है और इनके लिए किस तरह का जो है वो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इनके। तो ये दो टॉपिक आज हमने कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।